अगर कोई संगीतकार है और ये सोच रहा है कि भाई अपनी कला से पैसे कैसे कमाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक पूरा एकदम साफ सुथरा रोड मैप देखने वाले हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आज की दुनिया में म्यूजिक से पैसा बनता कैसे है। तो चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, किसी का गाना वायरल हो गया है, लाखों लोग सुन रहे हैं, पर जब बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो हाथ लगती है सिर्फ निराशा। आखिर पैसा गया कहाँ? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ निकालेंगे। और पता है, यही तो आज हमें करना है। आज की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना, वो सच में एक भूल भुलैया जैसी है, बहुत कॉम्प्लेक्स। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम साथ मिलकर इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे, एक नक्शा तैयार करेंगे। तो इस रोड मैप का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है अपने काम का मालिक होना, अपने संगीत के अधिकारों को समझना। सोचिए, यही वो नींव है जिस पर कमाई की पूरी इमारत खड़ी होगी। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई गाना एक डिश है, तो उसकी जो रेसिपी है ना, मतलब उसके बोल, उसकी धुन, उसके कॉर्ड्स, बस वही है कॉम्पोजिशन कॉपीराइट। ये गाने की आत्मा है, उसका ब्लूप्रिंट। और फिर जब उस रेसिपी का इस्तेमाल करके एक असल सुनने लायक गाना रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो क्या बनता है? वो बनता है मास्टर रिकॉर्डिंग। ये उस रेसिपी से बना हुआ केक है। और सबसे जरूरी बात, ये एक बिल्कुल अलग सेपरेट कॉपीराइट है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या समझनी है? एक ही गाने के दो अलग अलग कॉपीराइट होते हैं। कॉम्पोजिशन यानी रेसिपी गीतकार के लिए पैसा कमाती है, और मास्टर यानी केक वो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के लिए। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही अलग अलग तरीकों से रॉयल्टी कमाते हैं। ठीक है, तो अब अपने अधिकारों के मालिक तो बन गए, पर अगला कदम क्या है? अपने गाने को इस डिजिटल भीड़ में लोगों तक पहुंचाना, उन्हें सुनवाना। और इसके लिए हमें एल्गोरिथम की भाषा, उसकी लय को समझना ही पड़ेगा। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, डेटा हमें साफ साफ बताता है कि स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स उन कलाकारों को रिवॉर्ड करते हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं। हर 4 से 6 हफ्ते में एक नया गाना रिलीज करने से ग्रोथ वो लगातार बढ़ती ही जाती है। ये एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। ये जो आर्टिस्ट स्कोर है, इसे समझिए एल्गोरिदम की नज़र में किसी आर्टिस्ट की रेटिंग। हर नई रिलीज इस स्कोर को थोड़ा सा और बढ़ा देती है। इसका मतलब अगला गाना थोड़ी बेहतर शुरुआत करेगा और उसके बाद वाला और भी बेहतर। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है जो लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। तो अब उन पुरानी बातों को, उन मिथकों को भूलना होगा जो अक्सर आर्टिस्ट्स को रोकते हैं। परफेक्ट गाने का इंतजार करना या ये सोचना कि एक पूरा एल्बम बनाना ही जरूरी है, नहीं। आज के एल्गोरिदम के दौर में कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार रिलीज करते रहना ही असल में सफलता की कुंजी है। चलिए अब वापस उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, पैसा। आइए अब ये समझते हैं कि एक सिंगल स्ट्रीम, सिर्फ एक प्ले, असल में कितने अलग अलग तरीकों से पैसा कमाता है, क्योंकि ये उतना सीधा मामला है नहीं जितना लगता है। तो जब कोई स्पॉटिफाई पर अपनी मर्जी से गाना प्ले करता है, तो गीतकार को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 तरह की रॉयल्टी मिलती है। पहली है परफॉर्मेंस रॉयल्टी और दूसरी मैकेनिकल रॉयल्टी, एक गाना बजने के लिए और दूसरी उसकी एक डिजिटल कॉपी बनने के लिए। अच्छा, तो ये पैसा पहुंचता कैसे है? देखिए, रेडियो और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसी कंपनियां एक कलेक्शन सोसाइटी को पेमेंट करती हैं, जिसे पीआरओ कहते हैं, जिसे भारत में आईपीआरएस है। फिर ये सोसाइटी सारा डेटा और पैसा इकट्ठा करके आर्टिस्ट को उसका हिस्सा देती है। लेकिन रुकिए, कमाई का एक और बहुत बड़ा जरिया है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है यूट्यूब कंटेंट आईडी। ये एक तरह का जादुई सिस्टम है जो यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में म्यूजिक को ढूंढ निकालता है और उसे कमाई का एक जरिया बना देता है। और हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक क्लेम का मतलब कोई सजा नहीं है। ये स्ट्राइक से बिल्कुल अलग चीज है। सीधी सी बात है, क्लेम का मतलब है पैसा और स्ट्राइक का मतलब है सजा। ये तो बस सिस्टम का ये बताने का तरीका है कि अरे, कोई आपका गाना इस्तेमाल कर रहा है और अब इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो कमाई होती कितनी है? उस वीडियो पर जो भी विज्ञापन चलते हैं, उनसे होने वाली कमाई का करीब 55% हिस्सा राइट्स होल्डर्स को मिलता है। अब सोचिए, अगर गाना किसी वायरल वीडियो में इस्तेमाल हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है।
ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये सारी रॉयल्टी इकट्ठा करने के लिए एक सही पार्टनर कैसे चुने? चलिए, अब जरा डिस्ट्रीब्यूटर्स की दुनिया को समझते हैं। ये वाला आकर्षक ऑफर तो जरूर देखा होगा, 0% कमीशन, अपनी कमाई का 100% रखें। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। डेटा ये बताता है कि 0% कमीशन वाले प्लेटफॉर्म पर असल में कलाकारों को हर स्ट्रीम पर कम पैसा मिलता है। उनकी तुलना में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक छोटा कमीशन तो लेते हैं, पर सर्विस बहुत बेहतर देते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें छिपी हुई लागतें होती हैं, जैसे पैसे निकालने पर भारी भरकम फीस, करेंसी बदलने पर चार्ज और सबसे बड़ी बात प्लेलिस्ट पिचिंग जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी। ये सब मिलकर फायदे को काफी कम कर देते हैं। और आखिर में इस रोड मैप का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा सब्र का इम्तिहान लेता है, पैसा कमाने और उसे असल में अपने हाथ में पाने के बीच का लंबा इंतजार। ये समझना बहुत जरूरी है कि रॉयल्टी कभी भी रियल टाइम में नहीं मिलती। जिस दिन गाना स्ट्रीम होता है, वहां से लेकर पैसा बैंक अकाउंट में आने तक आमतौर पर 3 से 6 महीने लग जाते हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड तरीका है। और मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब कई डिस्ट्रीब्यूटर हों। यहाँ देखिए, जिया कोका के कैटलॉग में सोनी म्यूजिक साल में 2 बार पेमेंट करता है, जबकि बूमा स्टेमरा हर 3 महीने में। इसकी वजह से कमाई का कोई एक फिक्स कैलेंडर नहीं बन पाता और इनकम बहुत इरेगुलर हो जाती है। तो अब जब ये पूरा रोड मैप सामने है, तो सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा? क्या लगातार संगीत रिलीज करने पर ध्यान देना है, या अपनी सभी रॉयल्टी को सही ढंग से इकट्ठा करने पर, या फिर अपने लिए एक सही पार्टनर चुनने पर? सोचिए और अपनी रणनीति बनाइए। फैसला अब आपका है।